गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बच्चों। Good morning, sir. किसी ने कुछ पूछना बेटा? बोलो। नथिंग। कल हमने डिस्कस किया था अबाउट दिस आई और मैंने उसके कुछ क्वेश्चंस दिए थे करने के लिए आपको। किसी का उन क्वेश्चन में से कोई डाउट है तो प्लीज बताओ। हाँ जी। नथिंग। ओके। एक बच्चे ने एक क्वेश्चन डाउट में भेजा है, बाकी उन्हें तैयारी नहीं, बाकी उन्हें अटेम्प्ट नहीं किया। सर हो गए थे क्वेश्चंस। ओके। एक क्वेश्चन नंबर 73 जो है वो डाउट में भेजा है। लेट अस डू दैट। स्टेटमेंट पढ़ रहा हूं। कहता है शॉर्ट साइटेड पर्सन, शॉर्ट साइटेड यानी कि मायोपिक पर्सन, मायोपिक पर्सन यानी कि उसका फार पॉइंट डिफेक्टेड होगा। ठीक है। इज वेयरिंग स्पेक्स ऑफ पावर -3.5 diopter. His doctor prescribes a correction of 2.5 diopter for his near vision. What is focal length of his distance viewing part and near vision part? And short-sighted person is wearing specs of power -3.5 diopter. myopia के लिए concave lens ही चाहिए होता है। ठीक है। लेकिन उस कहता है इस डॉक्टर प्रिस्क्राइब्स ए करेक्शन ऑफ 2.5 diopter फॉर हिज नियर विजन। उसकी नियर विजन के लिए यानी कि उसको हाइपरमेट्रोपिया भी है तो उसको जो है +2.5 diopter की करेक्शन बताई जाती है। तो डिस्टेंट व्यूइंग के लिए फोकल लेंथ क्या चाहिए और नियर व्यूइंग के लिए फोकल लेंथ क्या चाहिए वो। तो डिस्टेंट व्यूइंग के लिए तो -3.5 डायोप्टर को आप जो है फोकल लेंथ में कन्वर्ट कर दो, P = 1/f लगा लो या 100/f लगा लो तो सेंटीमीटर में आ जाएगी फोकल लेंथ। ठीक है। ओके। यस सर। हाँ।
सर नियर विजन वाले के लिए ऐसे किया था, उसका आंसर नहीं आ रहा। नियर आंसर नहीं आने का कारण ये उसने ना हिज डॉक्टर प्रिस्क्राइब्स अ करेक्शन ऑफ 2.5 प्लस 2.5 डायोप्टर, टोटल 2.5 डायोप्टर की करेक्शन है, टोटल 2.5 डायोप्टर की करेक्शन है। पास की इमेजेस को देखने के लिए तो वो रेसिप्रोकल करके ही निकालना चाहिए, 100 बाय 2.5 डायोप्टर करके निकालना चाहिए। ये ना कई बार क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाता है कि डॉक्टर ने उसको करेक्शन 2.5 डायोप्टर की जो है बताई, व्हेन ही इज पुटिंग ऑन हिज व्हेन ही इज वीयरिंग स्पेक्स, स्पेक्स डाल रखा है तो उसको जो है करेक्शन बताई, तो वो कैलकुलेशन अलग तरीके से लिखेगा। समझ रहे हो मेरी बात? अगर चश्मा जब डाला हुआ है तब वो करेक्शन बताएगा, ऑलरेडी एक एक स्पेक्स है उसके आंखों पे तो वो करेक्शन नहीं बताएगा, तो वो डिफरेंट होगा। तो ये ना क्वेश्चन के आंसर में गड़बड़ की हुई है। ये आंसर 16.7 सेंटीमीटर मेंशन करेगा। ठीक है, तो तुमने जैसे अटेम्प्ट किया वो ठीक है। डन। सर इसका Okay. 40 आएगा आंसर फिर। जो भी 100 बार पी करके आ जाएगा जैसा भी आएगा। सर क्वेश्चन 76 का सेकंड पार्ट। ओके, सो इसके अलावा हमने जो है आज माइक्रोस्कोप जो है वो स्टार्ट कर देना है। सो उसके लिए शुरू करते हैं 76 का बी पार्ट बोल रहे हैं। 76 का फर्स्ट पार्ट भी करवा दूं। बेटा ये सिंपल माइक्रोस्कोप करने के बाद करवाऊंगा 76 क्वेश्चन। ओके सर। सर वैसे 76 क्वेश्चन में तो एक बार ही वो इमेज को 25 सेंटीमीटर पे फोकस करेगा और एक बार इन्फिनिटी पे फोकस करेगा। बेटा वो मैग्नीफाइंग ग्लास करने के बाद बताऊंगा उसके बारे में, वो तब अपने आप ही पता चल जाएगा, डाउट रहेगा। So we are moving towards the simple microscope part. सिंपल माइक्रोस्कोप करने से पहले मैं एक तो क्वेश्चन क्विकली जो है वो पूछ रहा हूँ, तुम सारे जो है वो क्वेश्चंस को बताने की कोशिश करो मुझे। पहला क्वेश्चन एक मैं पूछ रहा हूँ कि नॉर्मल आई है और फार पॉइंट जो है वो इंफिनिटी, यू हैव अ नॉर्मल आई, फार पॉइंट इंफिनिटी, और रियल पॉइंट जो है वो 25 सेंटीमीटर, that is 25 centimeter from eye. ठीक, cornea of eye provides a converging power of 40 डायोप्टर। cornea
of eye provides converging power of 40 diopter. 40 diopter की converging power cornea provide करता है, and converging power of eye lens is 20 diopter. Estimate range of accommodation. Estimate range of accommodation. Range of accommodation. ऐसा क्वेश्चन एनसीईआरटी बैक एक्सरसाइज में भी दे रखा है। देखो बात समझने की कोशिश करो, जो तुम्हारी आई है, जो तुम्हारी आई है उसके कई सारे पार्ट्स हैं। उसके आई के पार्ट्स में देखिए ये मैं आई को रफली बनाने की कोशिश करता हूँ। ये आई है, इसका जो अबाउट 1/6 पोर्शन है वो एक ट्रांसपेरेंट टिश्यू का बना हुआ है। वो ट्रांसपेरेंट टिश्यू में यहाँ दिखा 1/6 of the eye is made up of this transparent tissue. इसको हम कॉर्निया बोलते हैं। इस पार्ट को हम कॉर्निया बोलते हैं, ठीक है। तो 1/6 पोर्शन कॉर्निया रहता है, यानी कि ये ट्रांसपेरेंट, ये कॉर्निया है, ठीक। और कॉर्निया के पीछे यहाँ कुछ मसल्स का डायफ्राम होता है। उस डायफ्राम के अंदर एक होल छोड़ा जाता है। वो होल छोटा बड़ा हो सकता है, जहां से लाइट पास करती है। आप देखो आंख के अंदर तो आपको ये होल ब्लैक नजर आता है, क्योंकि जो भी लाइट इसके अंदर पास कर जाती है वो अंदर आई के अंदर ही रहती है, वो वापस नहीं आती, इसलिए हमें ब्लैक नजर आता है। ये डायफ्राम जिन मसल्स का बना होता है वो आइरिस मसल होती है। इन मसल्स के कारण हमें आंख का कलर दिखता है, ठीक है। और उसके पीछे आई का लेंस होता है। आई लेंस को होल्ड करने के लिए सिलरी मसल यहाँ पे होती है, ये सिलरी मसल, इन्होंने आई लेंस को पकड़ा होता है। समझ रहे हो बच्चों? ओ यस सर। हाँ, सिलरी मसल्स ने आई लेंस को पकड़ा होता है। So once again the question is that far point of a healthy eye is infinity and near point is 25 centimeter. Cornea of eye provides a converging power of 40 diopter and the eye lens provides the converging power of 20 diopter. We have to estimate range of accommodation of eye. तो मैं सबसे पहले आई के बारे में बताने वाला हूँ। आई में ये जो हमारी आई बॉल है सारी की सारी, इसका अबाउट 1/6 पोर्शन एक ट्रांसपेरेंट टिश्यू है जिसे कॉर्निया बोलते हैं। 1/6 पोर्शन ऑफ द आई बॉल इज अ ट्रांसपेरेंट टिश्यू कॉल्ड कॉर्निया। और ये वाला जो पोर्शन है ये हमारा कॉर्निया है, ठीक। हमारे आई बॉल्स में व्हाइट ऑफ द आई के बीच में एक पोर्शन नजर आता है, वो कॉर्निया है। और जो बाकी व्हाइट ऑफ द आई है, जो डेंस ओपेक पोर्शन है, डेंस ओपेक पोर्शन जो हमें व्हाइट कलर में दिखता है, उसको हम जो है स्क्लीरा बोलते हैं, स्क्लेरोटिक, ठीक। और कॉर्निया के पीछे एक मसल्स का पर्दा होता है, डायफ्राम होता है। उस डायफ्राम में एक होल होता है जिसको प्यूपिल बोलते हैं, ठीक है। वो एम्प्टी स्पेस बिटवीन दीज मसल्स ही होती है, और इन मसल्स को आइरिस बोलते हैं। और इन मसल्स का ही कलर जो है वो आई का कलर होता है। उसके पीछे, उसके जस्ट पीछे आई लेंस होता है। ये एक ऐसा लेंस है जो अपना रेडियस ऑफ कर्वेचर चेंज कर सकता है। इन्हें सिलरी मसल्स ने होल्ड करके रखा होता है, और सिलरी मसल्स की
के प्रेशर एग्जर्ट करने पे इनका रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है वो बदला जाता है। और इसके पीछे जो है वो हमारे पास रेटिना होता है। रेटिना जो है वो स्क्रीन की तरह काम करता है जहां पे फाइनल इमेज बनती है। और यहाँ जो है ऑप्टिकल नर्व्स होती हैं। इन ऑप्टिकल फाइबर्स या नर्व्स होती हैं। इन नर्व्स का कनेक्शन यहाँ रेटिना के साथ रहता है और रेटिना पे बनने वाली पहुंचने वाली लाइट जो है वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस में कन्वर्ट होती है एंड देन वी कैन सी द थिंग्स। हमारे ब्रेन पे वो सिग्नल्स जाते हैं। एंड अपार्ट फ्रॉम इट यहाँ पे जो है एक रेटिना और स्क्लीरा के बीच में हमें जो है एक ब्लैक कलर के पिगमेंट की कोटिंग भी होती है जो कि कोरवाइड कहलाती है। कोरवाइड का काम होता है टू एब्जॉर्ब सुपरफ्लुअस लाइट। जो एक्स्ट्रा लाइट होती है उसको एब्जॉर्ब करना कोरवाइड का काम है। ठीक, तो यहाँ पे जो तुम्हारे पास आई लेंस के पीछे वाला हिस्सा है यहाँ पे एक फ्लूइड भरा होता है जिसको हम विट्रस ह्यूमर बोलते हैं। और आई लेंस के आगे भी एक फ्लूइड भरा होता है जिसे हम एक्वस ह्यूमर बोलते हैं। और उसके अलावा जो है आई लेंस खुद भी एक क्रिस्टलाइन मटेरियल है और कॉर्निया भी खुद एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल है। कॉर्निया का भी अपना एक कन्वर्जिंग पावर रहता है। हमें क्वेश्चन में जो कॉर्निया ने कन्वर्जिंग पावर दिया है वो फोटोडाप्टर दिया है और आई लेंस का अपना एक कन्वर्जिंग पावर रहता है। देखिए, लेकिन कॉर्निया का कन्वर्जिंग पावर हम अकोमोडेट नहीं कर सकते होते, चेंज नहीं कर सकते होते। वेयरएज आई लेंस का जो कन्वर्जिंग पावर है वो हम अकोमोडेट कर सकते होते हैं, वो हम चेंज कर सकते होते हैं। ठीक, और जब हमारे पास जो है जब हमने डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स को देखना है, व्हेन वी आर टू सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स, दिस इज इंपॉर्टेंट थिंग, व्हेन वी आर टू सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स, जैसे हमने मून को देखना है, स्काई को देखना है, देन सिलियरी मसल्स आर रिलैक्स्ड so that focal length ciliary muscles are relaxed, वो रिलैक्स्ड रहती है। जब सिलियरी मसल्स रिलैक्स्ड होंगी तो फोकल लेंथ ज्यादा होगी कम होगी? रिलैक्स्ड फोकल लेंथ, रिलैक्स्ड सिलियरी मसल्स दे विल नॉट एक्सर्ट एनी प्रेशर, तो ये फ्लैटर साइड पे आ जाएगी लेंस का रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो इसमें हमारे पास आर जो है वो इंक्रीज हो जाता है। आर इंक्रीज हो जाता है तो इसका मतलब फोकल लेंथ भी इंक्रीज हो जाता है। तो रिलैक्स पोजीशन में फोकल लेंथ आई लेंस की मैक्सिमम होती है। और हमारा जो नेचुरली विजन है वो रिलैक्स पोजीशन के लिए ही है। दैट मींस आवर आईज हैव द आई लेंस व्हिच कैन फोकस इनफाइनाइट डिस्टेंट पे लाई करने वाले ऑब्जेक्ट्स को रेटिना पे। बट अगर मुझे फाइनाइट डिस्टेंस पे देखना है ऑब्जेक्ट्स को तो फिर ये सिलियरी मसल्स ऐसे जोर लगाती हैं। जब ये इस पे जोर लगाती हैं तो सिलियरी मसल्स ऐसे नीचे को आ जाती हैं, खिसक जाती हैं नीचे को, ठीक है, जोर लगाने पे, और ये लेंस ऐसे गोल हो जाता है, ज्यादा गोल हो जाता है। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर छोटा हो जाता है, फोकल लेंथ कम होती है। तो फिर क्लोजर नियर बाय ऑब्जेक्ट्स को भी ये जो है रेटिना पे फोकस करवाना शुरू कर देता है। ये जो आई लेंस की ये यूनिक एबिलिटी है, जिस एबिलिटी के कारण ये जो आई लेंस है it adapts itself for objects at different distances is called as power of accommodation या simply accommodation। accommodation क्या है? accommodation ability of eye lens to adapt itself to see different distances, to see at different distances is called accommodation।
and we can associate a term called power of accommodation. It is it is defined as maximum variation in power of islands. It is defined as maximum variation in power of islands. सर हाँ जी, सर वो कोरॉइड के बाद ब्रैकेट में क्या लिखा है नीचे? टू एब्जॉर्ब ना कोरॉइड सुपरफ्लुअस लाइट. सुपरफ्लुअस लाइट यानी कि एक्स्ट्रा लाइट. Now, power of accommodation. Power of accommodation क्या है? This is maximum variation in power of islands. मैं इसको सेपरेट टॉपिक के तौर पे नहीं करा रहा हूं, बस तुम्हें आइडिया दे दिया है. एनसीईआरटी बैक एक्सरसाइज में भी क्वेश्चंस हैं, एमसीक्यूज में भी आ जाते हैं. टर्म्स पता होनी चाहिए किस टर्म का क्या मीनिंग है. ठीक है. सो दिस इज रिटन हियर, पावर ऑफ अकोमोडेशन इज मैक्सिमम वेरिएशन ऑफ पावर ऑफ आइलैंड्स. तो जब इंफिनिटी पे देखना है तो फोकल लेंथ मैक्सिमम होएगी तो पावर की एक वैल्यू होएगी. जब 25 सेंटीमीटर पे देखना है एलडीडीवी पे तो पावर की एक वैल्यू होएगी. तो हमें जो है वो जो पावर का डिफरेंस है वो वेरिएशन इन पावर ऑफ आइलैंड्स आ जाएगा. अब इस क्वेश्चन में हमें एस्टिमेट रेंज ऑफ अकोमोडेशन यानी कि पावर ऑफ अकोमोडेशन एस्टिमेट करनी. सो लेट अस डू दैट. अब आपको पता तो चल गया होगा करना क्या है. ठीक है. वैसे अदरवाइज यू कैन टेक आई एज यू कैन ट्रीट आई एज अ स्फीयर, आई बॉल एज अ स्फीयर ऑफ अप्रोक्सीमेट रेडियस 2.5 डायोप्टर. ठीक है. जब जरूरत पड़े तो मैं और कुछ ना दिया हो तो मैं 2.5 डायोप्टर ले सकता हूं, लेकिन यहाँ पे उसने सफिशिएंट डाटा दिया है. मुझे 2.5 डायोप्टर बोल रहा हूँ, 2.5 सेंटीमीटर साइज ऑफ आई बॉल लेने की जरूरत नहीं पड़ने वाली. ये एनसीईआरटी बैक एक्सरसाइज का क्वेश्चन है. तो सबसे पहले टू सी इनफाइनाइट डिस्टेंस. अगर इंफिनिटी को देखना है, फर्स्ट ऑफ ऑल टू सी इंफिनिटी. अगर हमें इंफिनिटी को देखना है तो हमारे पास जो है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस माइनस इंफिनिटी पे इमेज डिस्टेंस मुझे कैलकुलेट करना है. ठीक. और उसने हमें ये क्वेश्चन में कहा है कि कॉर्निया 40 डायोप्टर की पावर प्रोवाइड करता है और आइलैंड्स की जो लीस्ट कन्वर्जिंग पावर है ये लिखा है, लीस्ट कन्वर्जिंग पावर. अब लीस्ट कन्वर्जिंग पावर का मतलब है फोकल लेंथ क्या होगी? मैक्सिमम. फोकल लेंथ मैक्सिमम होगी. फोकल लेंथ मैक्सिमम है यानी कि इंफिनिटी पे जब देख रहे हैं तो उस टाइम पे पावर आइलैंड्स की 20 डायोप्टर है. तो हम टोटल पावर अवेलेबल बाय कॉर्निया एंड आइलैंड्स दैट इज 40 + 20 है. तो एक दूसरे के कांटेक्ट में ही ना, एक के बाद एक पड़े हुए हैं. तो 60 डायोप्टर की पावर है. ये हमारे पास जो है इट गिव्स अस दैट फोकल लेंथ इज इक्वल टू 100/60, दैट इज 5/3 सेंटीमीटर. ये हमारे पास फोकल लेंथ आ जाएगी, इफेक्टिव फोकल लेंथ. तो अब मैं इक्वेशन लगाता हूं 1/v - 1/u इज इक्वल टू 1/f. तो इससे हमारे पास जो है 1/v - 1/infinity इज इक्वल टू 1/5/3. तो ये मेरे पास v आ जाता है, v की वैल्यू आ जाती है 5/3 सेंटीमीटर. इसका मतलब जो उसने पहला डाटा ये दे दिया है इससे उसने मुझे आई बॉल का डायमीटर दे दिया है, कि इमेज तो रेटिना पे ही बननी है ना. तो मेरे पास ये डिस्टेंस 5/3 सेंटीमीटर है. अब सेकंड केस में टू सी एलडीडीवी, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन को अगर देखना है, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन को देखने के लिए सिलरी मसल्स जो है वो पावर को चेंज करेंगी. और वो पावर को चेंज इस तरह से करेंगी कि जब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस
-25 सेंटीमीटर है, तो इमेज जो है वो रेटिना पे बने, यानी कि इमेज डिस्टेंस +5/3 सेंटीमीटर हो। अब देखिए मैंने यहाँ 2.5 नहीं लिया है स्टैंडर्ड, ठीक। तो फिर इसके साथ मैं नेट फोकल लेंथ निकाल लेता हूँ, तो मैं फिर से 1/v - 1/u = 1/f यूज करता हूँ। इस केस में हमारे पास 1/5/3 - 1/-25 = 1/f'। सो इसको प्लीज सॉल्व करके f डैश निकालिए। जब हम इसको सॉल्व करके f डैश निकालते हैं तो वो f डैश हमारे पास सॉल्व करके आ जाता है 25/16 सेंटीमीटर। चेक करिए प्लीज, 25/16 सेंटीमीटर। तो अगर मैंने 25 सेंटीमीटर पे देखना है ऑब्जेक्ट को, तो मुझे इफेक्टिव पावर कितनी चाहिए? पावर विल बी इक्वल टू द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ इफ फोकल लेंथ इज इन मीटर, या अगर फोकल लेंथ सेंटीमीटर में है तो 100/f फोकल लेंथ इन सेंटीमीटर। तो मैं 100/f यूज कर रहा हूं, 100/25/16। आप इसे सिंप्लीफाई करिए तो ये आपके पास 64 डायोप्टर आ जाए। तो लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे देखने के लिए टोटल पावर रिक्वायर्ड इज 64 डायोप्टर। उसमें से जो पावर आई का कॉर्निया प्रोवाइड कर रहा है वो तो फिक्स्ड है 40 डायोप्टर। तो आई लेंस की जो न्यू एडजस्ट करने के बाद पावर आएगी वो कितनी आ जाएगी? तो हम उसको यहां लिख रहे हैं, P = P1 + P2 होगा। तो P हमारे पास है 64 डायोप्टर एंड P1 जो है दैट इज इक्वल टू 40 डायोप्टर, और P2 मैं निकाल देता हूं, तो P2 = 24 डायोप्टर। तो 24 डायोप्टर की पावर जो है वो आई को प्रोवाइड करनी पड़ेगी। पहले आई कितनी पावर, आई को नहीं, आई लेंस को, ठीक है। पहले आई लेंस पावर प्रोवाइड कर रहा था 20 डायोप्टर की, जब वो देख रहा था इंफिनिटी पे। सो अब आई लेंस की पावर, दिस इज पावर ऑफ आई लेंस एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। तो अकोमोडेट कितना किया आई लेंस ने सिलियरी मसल्स की हेल्प से? 20 डायोप्टर से 24 डायोप्टर पे ले गया। तो पावर ऑफ अकोमोडेशन is 24 - 20 that is equal to 4 डायोप्टर। समझ आ रही है बात बच्चों? बच्चों Yes, sir. Hmm. Yes, sir. So this is our 4 डायोप्टर, ठीक। अब इसमें कॉन्सेप्ट तुम्हें क्या मिला नया? एक तो तुम्हें ये पता चला कि भी ये कॉर्निया की पावर इंक्लूड करनी होती है अगर क्वेश्चन में गिवन हो, ठीक। और जरूरी नहीं कि आई बॉल का डायमीटर 2.5 सेंटीमीटर ही लेना है। दिस इज सेम एज एन एनसीईआरटी बैक एक्सरसाइज क्वेश्चन। एनसीईआरटी बैक एक्सरसाइज में ये दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर है 24। ठीक है, दिस इज एनसीईआरटी बैक एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 24। नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन सोच के जवाब देना है। मैं फिर से कह रहा हूं, ये जो आई वाला पोर्शन है एनसीईआरटी ने दे दिया है पीछे, बट तुम्हारे इस बार के सिलेबस में मेंशन नहीं है सब्जेक्टिव एग्जाम के लिए, ठीक है। और कॉम्पिटिशंस में तो आएगा ही आएगा।
Now next thing, the near point of a hypermetropic person is हाँ ठीक है, near point of a hypermetropic person is 75 centimeter. Is 75 centimeter. What is the power of lens required to enable the person to read clearly a book? Read clearly a book at 25 centimeter. सोच के करना शुरू करें, पर क्वेश्चन नहीं खत्म हुआ, इसका बी पार्ट भी है. In what way does corrective lens help the person? Help the person. और इसका सी पार्ट भी है. The above person prefers to remove spectacles. Person prefers to remove spectacles while reading a book. While reading a book. Explain why. Explain why. बताओ जी. बेटा बैठे हो, पता चल रहा है? This is NCERT example 9.12. इसके साथ की एक एग्जांपल 9.11 है, वो कब खुद करोगे. This is NCERT example 9.12. Near point of a hypermetropic person is 75 centimeter. What is power of lens required to read clearly a book at 25 centimeter? In what way does corrective lens help the person? The above person prefers to remove spectacles while reading a book. Explain why. So, सबसे पहले तो ए पार्ट करके बताइए. If anyone has tell, if anyone has done, please tell. हाइपरमेट्रोपिक पर्सन जो है उसका नियर पॉइंट आपको पता है, मायोपिक में फार पॉइंट में ट्रबल होती है, हाइपरमेट्रोपिया में नियर पॉइंट में ट्रबल होती है. अब नियर पॉइंट जो है 25 नहीं है, 75 सेंटीमीटर. व्हाट इज पावर ऑफ लेंस रिक्वायर्ड टू रीड अ बुक एट 25 सेंटीमीटर? तो हमने ये बात करी थी कि जो हाइपरमेट्रोपिया को क्लियर करने के लिए, हाइपरमेट्रोपिया डिफेक्ट को ठीक करने के लिए मेथड होता है कि ये रहा नियर पॉइंट और ये रहा लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन. अब नियर पॉइंट 75 का मतलब है उसको 75 से दूर दिखता है, 75 पे भी दिखता है, 75 से पास नहीं दिखता. पर आपको जो है चाहिए ये कि आप 25 सेंटीमीटर पे रख के देख पाओ. तो आप कोई ऐसा लेंस यूज करोगे, कोई ऐसा करेक्टिव लेंस यूज करोगे, जिस करेक्टिव लेंस के यूज करने के बाद
यहां रखे हुए ऑब्जेक्ट की इमेज यहां बन जाए, तो फिर वो जो इमेज है वो आई के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी, और फिर आई तो नियर पॉइंट पे रखे ऑब्जेक्ट को देख ही सकती है। तो इसलिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आप लोगे जो है वो -25 और इमेज डिस्टेंस आप लोगे -75 सेंटीमीटर एंड यू विल कैलकुलेट एफ। यूज दिस 1/v - 1/u इज इक्वल टू 1/f। कल हमने इसका हाइपरमेट्रोपिया का फॉर्मूला भी दिया था इसी तरह से। सो आपके पास जो है 1/-75 प्लस 1/25 दैट इज इक्वल टू 1/f। ये 3/75 हो गया, तो दिस इज 2/75, यानी सर कि पॉइंट f हो जाएगा 37 डायरेक्टर 75/2 सेंटीमीटर। जाएगा और अगर पावर देखनी है 2.67 तो पावर भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं, 2.67 डायप्टर आएगा, क्योंकि पावर जो है वो प्लीज याद रखिए इट इज 100/f इन सेंटीमीटर। अगर फोकल लेंथ सेंटीमीटर में है तो 100 लगाना नहीं भूलना। तो ये फोकल लेंथ यहाँ सब्स्टिट्यूट करिए, पावर आ जाएगी। एंड यू आर नोइंग ऑलरेडी हाइपरमेट्रोपिया को क्लियर करने के लिए तुम्हें एक कन्वेक्स लेंस की जरूरत पड़ती है। वो अब ये पूछ रहा है इन व्हाट वे डज इट हेल्प इट, एक्सक्यूज मी सर, करेक्टिव लेंस हेल्प कैसे करता है पर्सन को। तो उसका आंसर ये है कि करेक्टिव लेंस पर्सन को हेल्प करता है बाय मेकिंग द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट एट और बियॉन्ड नियर पॉइंट। हाँ जी बोलो, क्या कह रहे हो? सर जो पहला पार्ट है उसके अंदर हम 1/f इज इक्वल टू 1/d माइनस 1 नियर पॉइंट वाला फॉर्मूला नहीं लगा सकते? वही लगाया और क्या लगाया, 1/d, ये -1 नियर पॉइंट हो गया। ओके सर। लगा तो वही है, तेरी कोई कैलकुलेशन मिस्टेक है। नहीं सर यही ये है मेरा आंसर। ये जो फार्मूला है, ये फार्मूला जो हमने दिया था हाइपरमेट्रोपिया की क्लैरिटी को ठीक करने के लिए, करेक्टिव लेंस की फोकल लेंथ के लिए, दिस इज सेम 1/mod ऑफ d माइनस 1/mod ऑफ नियर पॉइंट। ये वही फार्मूला, नियर पॉइंट 75 आ गया, d 25। तो बी पार्ट में जो मैंने अभी समझाया, अब मैं उसको लिख रहा हूं। देखिए, दी करेक्टिव लेंस क्या करता है? करेक्टिव लेंस प्रोड्यूसेस अ वर्चुअल इमेज, प्रोड्यूसेस अ वर्चुअल इमेज, वर्चुअल इमेज ही बनाएगा ना सेम साइड पे, इमेज एट 75 सेंटीमीटर जो कि नियर पॉइंट है ऑफ एन ऑब्जेक्ट at 25 centimeter. This is how the corrective lens helps a person. अब मैं अपने आप से कुछ एक क्वेश्चन तुमसे पूछ रहा हूं कि क्या जो करेक्टिव लेंस लगाने के बाद पर्सन को ऑब्जेक्ट मैग्नीफाइड दिखेगा? विल द पर्सन
हाँ जी, कहाँ खत्म हो गया था? ये सर अभी आप डायग्राम पूछ रहे थे कि था आपने। वो मैग्नीफाई होगा या नहीं। हाँ बताओ, ये ऐसे ही बनना है ना, ये नियर पॉइंट पे बनना है। अब इसने आई के लिए ऑब्जेक्ट का काम करना है और आई यहाँ पे ठीक से देखती है, तो इसलिए आई को ठीक दिखेगा, रेटिना पे इमेज बन जाएगी। तो ये ए डैश बी डैश तो बड़ा बन गया, तो क्या पर्सन को एनलार्ज इमेज दिखेगी? इमेज दिखेगी? नहीं सर, नहीं दिखेगी। नो इनलार्ज नहीं लगेगी, क्यों नहीं दिखेगी? बड़ा तो बना रहा है। डिस्टेंस भी तो बढ़ गया सर इसका। हाँ गुरसिमरन सही कह रहा है। कल हमने बात किया था ना कि लीनियर मैग्निफिकेशन जो होती है वो हमें दिखती है, मतलब लीनियर मैग्निफिकेशन तब हम बात कर सकते हैं जब मैं मैग्नीफाइड इमेज किसी स्क्रीन पे ले रहा हूं और उस स्क्रीन के पास जाके उसको उसके साइज को चेक कर रहा हूं। जैसे यहां स्क्रीन होती तो मैं स्क्रीन के पास जाके उसका साइज चेक करूं, तो मैं लीनियर मैग्निफिकेशन का कॉन्सेप्ट की बात कर सकता हूं। लेकिन अदरवाइज हमारी जो आंख है वो ना केवल जो है वो डिस्टेंस देखती है और साइज देखती है ऑब्जेक्ट का, बल्कि उसका डिस्टेंस भी देखती है। तो इसलिए आंख के लिए हमें जो है मैग्नीफाइंग पावर वर्ड यूज करनी पड़ती है। इसका कॉन्सेप्ट मैं दे चुका हूं। मैंने एक क्वेश्चन पूछा था कि एक एरोप्लेन है, जब वो ग्राउंड पे है तो बहुत बड़ा नजर आता है, जब वो हाइट पे है तो बहुत छोटा नजर आता है, ऐसा क्यों? So answer to this question is कि no, the person will not see a magnified image. उसको मैग्नीफाइड इमेज नहीं नजर आएगी। रीजन ये है कि यहां इस इमेज का जो विजुअल एंगल बन रहा है आंख पे, और जो इस ऑब्जेक्ट का विजुअल एंगल बन रहा है आंख पे, वो तो सेम ही है। तो जो ए बी ऑब्जेक्ट और जो उसकी इमेज ए डैश बी डैश है वो आई को सेम साइज के अपीयर होंगे। तो इसका आंसर है नो, द पर्सन विल नॉट सी अ मैग्नीफाइड इमेज। याद करिए मैंने आपको कहा था कि जो एरोप्लेन है जब वो ग्राउंड पे है तो बड़ा नजर आता है, जब एरोप्लेन जो है वो स्काई में है तो स्मॉल नजर आता है। रीजन, क्योंकि एरोप्लेन का आई से डिस्टेंस बढ़ गया तो छोटा नजर आया। यहां आप ये देखिए कि इस ए डैश बी डैश का आई से डिस्टेंस बढ़ गया है लेकिन साइज भी बढ़ गया है, जिसके कारण हमें वो सेम साइज का ही नजर आता है। ऑलवेज रिमेंबर, जो आई है, आई it will observe or experience not only the size of image but also distance of image from the eye. ठीक, तो it is basically the ratio of the size and the distance which gives us an idea that whether we will be able to see the object magnified or not. यहां ए बी का साइज और ये पॉइंट बी का डिस्टेंस, इनकी रेशो, और ए डैश बी डैश का साइज और पॉइंट बी डैश की डिस्टेंस, इनकी रेशो सेम है। या मैं इन अदर वर्ड्स कह सकता हूं कि ये दोनों जो आई के ऊपर एंगल बनाते हैं, ये वाला विजुअल एंगल, इसे विजुअल एंगल बोलते हैं, ये सेम है। इसलिए पर्सन को जो है एनलार्ज्ड इमेज दिखेगी, सेम साइज की दिखेगी। Now you will be able to answer this part. The above person prefers to remove spectacles while reading a book. जब उसने एक बुक को रीड करना है
तो वो अपनी स्पेक्टेकल्स जो है वो हटा लेना पसंद करता है वाइल रीडिंग अ बुक, नहीं, वाइल लुकिंग एट स्काई। क्वेश्चन गलत लिख दिया है, वाइल लुकिंग एट स्काई। जब उसने स्काई को देखना है तो वो अपने स्पेक्टेकल्स जो है वो रिमूव कर लेना पसंद करता है। ऐसा क्यों? जब वो दूर के ऑब्जेक्ट्स को देखता है तो उस केस में उसको स्पेक्टेकल्स को उतार के ज्यादा बेटर नजर आता है। सोच के बताओ क्यों? क्योंकि उसे बोलो। हाइपरमेट्रोपी है, वो शॉर्ट हाँ, साइटेडनेस होती है। पर चश्मा उतारने की क्या जरूरत है? चश्मा डाल के देख ले। कन्वर्जन फिर शायद सारी वो इंक्रीज होगी बुक ना, को तो इमेज पहले फॉर्म बन जाएगी आई के। एक जना बोले, ऐसे नहीं सुन रहा मुझे। हाँ हाँ, बोलो अब। बोलो। इसका रीजन ये है कि हाइपरमेट्रोपिक आई का नॉर्मल फार पॉइंट होता है, हो सकता है द पर्सन मे बी एबल टू सी इंफिनिटी इजिली। जब वो ये करेक्टिंग लेंस डाल के इंफिनिटी को देखता है तो एक एक्स्ट्रा कन्वर्जिंग पावर आ जाती है। विदाउट करेक्टिंग लेंस, विदाउट करेक्टिंग लेंस, ड्यू टू नॉर्मल फार पॉइंट, rays from infinity will converge on retina. With correcting lens, extra converging power of this correcting lens, extra convergence appears and rays will focus ahead of retina, will focus ahead of retina, वो रेटिना से आगे फोकस हो जाएंगे और उसे ब्लर दिखेंगे। Therefore, the person prefers to remove his spectacles while looking at sky. ठीक है बच्चों? नाना जी, यस सर। Yes. नाउ आप एक 9.11 क्वेश्चन खुद से करेंगे। अब मैं आपको जो है वो स्टार्ट करवा रहा हूं सिंपल माइक्रोस्कोप। सिंपल माइक्रोस्कोप, so this is simple microscope. Simple microscope. सिंपल माइक्रोस्कोप क्या है? It is a simple convex lens. It is a converging lens of small focal length. It is a converging lens of small focal length. छोटी फोकल लेंथ का कन्वर्जिंग लेंस है। ठीक है? It is used by watchmakers and goldsmith. ये इसे यूज करते हैं।
इस लेंस को यूज करने के लिए लेंस को ऑब्जेक्ट के पास रखा जाता है, जिससे कि ऑब्जेक्ट ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में आ जाए। ठीक है, सिंपल जो मैग्नीफाइंग ग्लास है, इसको सिंपल माइक्रोस्कोप को मैग्नीफाइंग ग्लास भी कहते हैं। मैग्नीफाइंग ग्लास, इट इज आल्सो कॉल्ड मैग्नीफाइंग ग्लास। अब तुमने मैग्नीफाइंग ग्लास जो है यूज किया है कि नहीं, सबसे इंपॉर्टेंट बात तो यहाँ आ जाता है। अगर तो यूज किया है तो फिर ऑल राइट, मैग्नीफाइंग ग्लास में दिखाता हूँ। Sir, please start recording. ये एक मैग्नीफाइंग ग्लास है। आप ये देखिए, मैं इसके नीचे कुछ भी रखता हूं, मैग्नीफाई होता है। कैन यू सी इट गेटिंग मैग्नीफाइड? जस्ट अ मिनट। Yes, sir. अब ठीक है, पहले साफ नहीं था। आप देखिए, ये बड़ा नजर आ रहा है तुम्हें कुछ? यस बड़ा सर। नजर। अब ये देखो, ये छोटा हो गया। बात ये है कि ये तुम्हारी आंख के पास रख दिया है ऐसे करके। अब ये देखो, ये कितना ब्लर्ड नजर आ रहा है। साइज में कोई ज्यादा बड़ा नहीं आया। जैसे ही यहां लाता हूं तो मैग्निफिकेशन इफेक्ट में आनी शुरू हो जाती। वैसे ये बहुत छोटा लिखा हुआ है, ये डालने के बाद बड़ा हो रहा है। फिजिकली जब एक्सपेरिमेंट करूं तो फिजिकली एक्सपेरिमेंट करते हुए मुझे ये जो मैग्नीफाइंग ग्लास है, ये जस्ट आंख के पास रखना पड़ता है, आई के ऊपर ही रखना पड़ता है। तो जैसे मैं तुम्हें अभी दिखा रहा हूं, Sir, may I go? ये देख जा बेटा अगर थोड़ा सा।
सो तुम लोगों को आई डोंट नो मैं दिख रहा हूं कि नहीं, जस्ट अ मिनट। कह रहे हो क्यों क्या मुझे ऐसे लाता हूँ, एडजस्ट करता हूँ, तो कहीं ना कहीं आके मुझे वो बहुत बड़ा नजर आता है, एक रेंज में बड़ा नजर आता है। यहाँ बड़ा नजर आ रहा है, यहाँ बड़ा नजर आ रहा है, यहाँ भी बड़ा नजर आ रहा है। अब जैसे यहाँ बड़ा नजर आ रहा है, ये यहाँ पे मैं अपना हाथ यहाँ रोक देता हूँ, ये हटा देता हूँ, और यहाँ ये बहुत ब्लर्ड नजर आ रहा है। ट्राई टू अंडरस्टैंड क्या हो रहा है। सर आपकी वीडियो क्लियर नहीं आ रही। यस सर, आवाज यस नहीं ठीक आ है। रही। नहीं आ रही। रुक सर रुक के आ रही है बहुत ज्यादा। वो तो आवाज चलो ठीक है, देखता हूँ। सो मैं एक बार फिर से बात करता हूँ। ये मैंने आंख के ऊपर रखा, इसको यहां लेके गया। वॉच मेकर क्या करते हैं, उन्होंने वो मैग्नीफाइंग ग्लास आंख में फंसाया होता है, तो इसको आंख के पास रखना होता है, और इस ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस को नजर आ रहा है। ये मेरा 3 टाइम्स मैग्नीफाई करने वाला मैग्नीफाइंग ग्लास है, 3 टाइम्स मैग्नीफाइड नजर आ रहा है। मैं इसको हटा देता हूं तो ये ब्लड नजर आ रहा है। ब्लड, दिस इज क्लोजर देन 25 सेंटीमीटर। मेरी बात फॉलो कर रहे हो? यस सो ये डिस्टेंस जो है ये 25 सेंटीमीटर से क्लोज है। जैसे यहां रख के मेरे को नजर आ रहा है, ये 25 सेंटीमीटर से क्लोज डिस्टेंस है, मुझे नजर ही नहीं आएगा ये ठीक से। यहां रख के मेरे को ठीक नजर आता है, यहां रख के। तो मैग्नीफाइंग ग्लास जो है वो लीनियर मैग्निफिकेशन नहीं कर रहा है बच्चों। मैग्नीफाइंग ग्लास जो है मैग्नीफाई करने के लिए 25 सेंटीमीटर से क्लोज रख रहा है। सर आपकी आवाज बिल्कुल समझ नहीं आ रही। आपका ये Yes, ऑब्जेक्ट sir. 25 सेंटीमीटर sir. से क्लोज रखना अलाउ कर वीडियो रहा है। क्लियर नहीं है। मेरे को बिना में वीडियो वॉइस नहीं आ रही सर। शेयर कर देता हूं। सर आपके नेट कनेक्शन प्रॉब्लम शो कर रहे हैं। अभी बोल रहा है, आ ही नहीं रही आवाज। अब वीडियो आ रही है? जस्ट अ मिनट। अब ठीक है जी बच्चों? यस सर, वॉइस तो ठीक है। सो हाँ जी। यहां देखिए, मैं
मैं जो है ऑब्जेक्ट को लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे रख के नॉर्मली देखता होता हूं। जैसे मैं ऑब्जेक्ट को यहाँ अपने अपने आंख से यहाँ इतने इतने डिस्टेंस पे रख के देखता हूं, मेरे को क्लियर नजर आ रहा है, ठीक है। ये 25 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है आंख से लेके यहां तक का। अब मुझे मैग्नीफाइंग ग्लास से देखना है, तो मैं मैग्नीफाइंग ग्लास आंख पे रख लेता हूं और इस ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस एडजस्ट करता हूं। अब ये यहाँ पे मुझे बड़ा क्लियर और मैग्नीफाइड नजर आ रहा है। हटा देने पे मैग्नीफाइड नहीं है, अब हटा देने पे ब्लर्ड है। यहाँ पे मैग्नीफाइड भी है, क्लियर भी है, ये हटा देने पे ब्लर्ड है। तो किया क्या है, मैग्नीफाइंग ग्लास रखे बिना जो ऑब्जेक्ट 25 सेंटीमीटर पे रख के नजर आना था, मैग्नीफाइंग ग्लास के साथ मैं उसे 25 सेंटीमीटर से भी पास रख के देख पा रहा हूं। दिस इज हाउ द मैग्नीफाइंग ग्लास मैग्निफाइज। दिस इज हाउ द मैग्नीफाइंग ग्लास मैग्निफाइज। ठीक है, तो आप ये ना सोचिए कि मैग्नीफाइंग ग्लास लीनियर मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस कर देता है मैग्नीफाई करने के लिए। मैग्नीफाइंग ग्लास लीनियर मैग्निफिकेशन नहीं प्रोड्यूस कर रहा मैग्नीफाई करने के लिए। लीनियर मैग्निफिकेशन तो नजर ही नहीं आएगी, मैग्नीफाइड लीनियरली मैग्नीफाइड तो नजर ही नहीं आएगा, क्योंकि विजुअल एंगल सेम रहना है ऑब्जेक्ट और इमेज का। ठीक है, मैग्नीफाइंग ग्लास मैग्नीफाई करने के लिए क्या करता है, वो ऑब्जेक्ट को लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे रखना अलाउ कर देता है। ठीक, सर जाऊं मैं? कैसे यूज करना है, आज वो उस जिसने जाना था बेटा वो जा सकता है। यूजिंग अ सिंपल माइक्रोस्कोप, सिंपल माइक्रोस्कोप को कैसे यूज वीडियो में करना है। क्लियर। In order to use a simple microscope, okay, using a simple microscope, it is held close to eye, and object distance is varied. Till we get image either at least distance of distinct vision or at infinity. ठीक है, बोलो। The object is between optical center of lens and its focus। उसके बीच में ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस वेरी होता है। We are doing simple microscope. It is a converging lens of small focal length. सिंगल कन्वर्जिंग लेंस को हम सिंपल माइक्रोस्कोप कहते हैं। इट इज आल्सो कॉल्ड मैग्नीफाइंग ग्लास एंड इट इज यूज्ड बाय वॉच मेकर्स एंड गोल्डस्मिथ्स। आपने वॉच मेकर या गोल्डस्मिथ को ऑब्जर्व करते हुए देखा होगा। वॉच मेकर जो है वो आई लेंस को, ये जो मैग्नीफाइंग ग्लास है, इसको जो है अपनी आंख के बिल्कुल पास ले आता है
सर कैमरा बंद हो गया। इसके आंख के बिल्कुल पास ले आता है और फिर वो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस बदलता है, ऑब्जेक्ट को दूर पास लेके जाता है इस तरह से कि किसी ना किसी डिस्टेंस पे उसको ऑब्जेक्ट ठीक से नजर आना चाहिए। सो आई एम सेइंग हाउ इट इज यूज्ड यूजिंग अ सिंपल माइक्रोस्कोप. It is held close to eye and object distance is varied till we get image either at LDDV or at infinity. LDDV का मतलब है 25 सेंटीमीटर. सो अगर ये तुम्हारे पास जो है सिंपल माइक्रोस्कोप है, तुम्हारी जो आई है वो इसके जस्ट पीछे होएगी. ये सिंपल माइक्रोस्कोप का ऑप्टिकल सेंटर है, ये सिंपल माइक्रोस्कोप का फोकस है, आंख इसके जस्ट पीछे होती है, वो हम शो नहीं करते होते. लेंस को आंख के जस्ट आगे रखा जाता है. अब आप ऑब्जेक्ट को सी और एफ के बीच में रखते हो और ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस वेरी करते हो. तो जैसे ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस मैं वेरी करता हूं तो एक डिस्टेंस ऐसा आएगा जिस डिस्टेंस के लिए फाइनल इमेज 25 सेंटीमीटर पे या लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे बनेगी, और एक डिस्टेंस ऐसा भी आएगा जिस डिस्टेंस के लिए फाइनल इमेज इन्फिनिटी पे बनेगी. वो डिस्टेंस तो फोकस पे होगा ना, जब ऑब्जेक्ट फोकस पे आ जाएगा. ठीक, तो इन सारे डिस्टेंसेस के बीच में आपको मैग्नीफाइड इमेज नजर आती है. नाउ मैग्नीफाइड इमेज नजर आने का कारण ये नहीं है कि लीनियर मैग्निफिकेशन हो रही है. ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस. ठीक, देखिए यहां ऑब्जेक्ट रखा, इमेज मेरी यहां वर्चुअल बननी है. मैग्नीफाइड इमेज बनने का कारण ये होने वाला है, इसीलिए जब हम इसमें कितना मैग्नीफाइड हुआ ये ऑब्जर्व करना चाहते हैं तो हम लीनियर मैग्निफिकेशन टर्म की बजाय एक नई टर्म डिफाइन करते हैं जिसे एंगुलर मैग्निफिकेशन कहते हैं. अगर हमें कोई पूछ ले एग्जाम में प्रिंसिपल क्या है, व्हाट इज द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप, तो हमें यही बताना है कि जब ऑब्जेक्ट को ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में रखते हैं तो उसकी एक वर्चुअल इमेज बनती है जो कि इरेक्ट होती है और हमें बड़ी नजर आती है. अ स्मॉल ऑब्जेक्ट इज केप्ट बिटवीन F and C. F is focus and C is optical center. Its virtual image is virtual and erect image is formed on same side of lens. It appears enlarged as visual angle will increase due to use of magnifying glass. सो कंपैरिजन उस सिचुएशन में है जिस सिचुएशन में आप मैग्नीफाइंग ग्लास नहीं यूज कर रहे और जिस सिचुएशन में आप मैग्नीफाइंग ग्लास यूज कर रहे हो, इन दो सिचुएशंस में कंपैरिजन है. सो बात को समझाने के लिए मैं एक रफ स्केच बताता हूं. जैसे ये ऑब्जेक्ट है, ये फोकस है, ये ऑप्टिकल सेंटर है, यहां आपने ऑब्जेक्ट रखा ए बी, यहां से एक रे सीधी जानी है, इस रे को अभी फर्दर डाइवर्ज ना करवाएं. यहां से एक रे जो है ऐसे अनडिवाइडेड जानी है, वर्चुअल इमेज बननी है. मान लो वर्चुअल इमेज यहाँ ए डैश बी डैश पे बन रही है. सर कैमरा. सो ये जो वर्चुअल इमेज ए डैश बी डैश पे बन रही है,
ये बेसिकली इसको एक्सट्रापोलेट करके आई होएगी, तो मैं पहले इसको ज्वाइन करके इसको ज्वाइन थ्रू करा दूं, तो ये हमें a डैश b डैश से इमेज जो है वो वहां पे नजर आती है। अब आप यहां ये देखिए, अगर ये डिस्टेंस इस हिसाब से सेट किया गया है कि ये 25 सेंटीमीटर है, तो ये अरेंजमेंट LDDB मोड की अरेंजमेंट है, LDDB मोड की अरेंजमेंट है। हमने कहा था ना कि ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस को एडजस्ट किया जाता है ताकि फाइनल इमेज 25 सेंटीमीटर पे बने या इन्फिनिटी पे बने। जब 25 सेंटीमीटर पे बनती है तो उसे बोलते हैं LDDB मोड, और जब इन्फिनिटी पे बनती है तो उसे बोलते हैं नॉर्मल एडजस्टमेंट मोड। तो ये रे डायग्राम मैंने LDDB मोड के लिए दिखाई है। देखने वाले को इमेज क्यों बड़ी नजर आ रही है बताइए, देखने वाले को यहाँ इमेज क्यों बड़ी नजर आ रही है? जो a डैश b डैश विजुअल एंगल a डैश b डैश और ab का तो सेम ही ये होता है ना विजुअल एंगल, जो ऑब्जेक्ट या इमेज जो है आई पे बनाती है। अब आई तो इसके जस्ट पीछे ही है, तो विजुअल एंगल यही ये विजुअल एंगल है। AB का भी वही है, a डैश b डैश का भी वही है, फिर उसको बड़ी क्यों? इसको सर आपकी आवाज कट बोलो रही है। बोलो बोलो। आवाज नहीं आ रही आपकी। यस सर, वॉइस नॉट क्लियर। बोलो बच्चों, देखने वाले को वो बड़ा क्यों नजर आ रहा है ये बताओ। बच्चों स्टूडेंट्स अब ठीक से सुन रही है? हाँ जी सर। यस सर। यस बड़ा क्यों नजर आ रहा है उसको? मैंने तुम्हें कहा कि कंपैरिजन इन दोनों में नहीं है, कंपैरिजन लेंस के बिना और लेंस के साथ देखने में। जब मैं लेंस के बिना देखता हूं, बिना लेंस के देखता हूं, तो फिर तो सिर्फ आई रह गई ना, यहां तो सिर्फ आई रह गई। लेंस के बिना देखता हूं तो उस केस में बच्चों मुझे ऑब्जेक्ट को यहां रखना पड़ता है लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे देखने के लिए। तो जब मैं लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे इस AB को रखूंगा तो अब आंख पे उसका विजुअल एंगल पहले से छोटा बनेगा, ठीक है ना। तो कंपैरिजन है बिना मैग्नीफाइंग ग्लास के देखने में और मैग्नीफाइंग ग्लास के साथ देखने में। तो मैं अगर इसी चीज को यहां बना दूं कि जब मैंने मैग्नीफाइंग ग्लास नहीं रखा तो फिर मुझे इस ऑब्जेक्ट को यहां रखना पड़ता है, इस ऑब्जेक्ट को यहां रखना पड़ता है इसके जस्ट सामने, और इसका विजुअल एंगल अब इतना बनेगा, ये छोटा है। तो बिना मैग्नीफाइंग ग्लास के जो विजुअल एंगल है वो कम हो जाता है और मैग्नीफाइंग ग्लास के साथ विजुअल एंगल ज्यादा हो जाता है। दैट्स वाई हमें मैग्नीफाइंग ग्लास के साथ चीजें बड़ी नजर आ रही हैं। एंड दैट्स वाई वी डिफाइन द टर्म मैग्नीफाइंग पावर to explain that how much big we are able to see with the help of the magnifying glass. लीनियर मैग्निफिकेशन से काम नहीं चलेगा। समझ आ रही है बेटा बात बच्चों? यस
तो मैग्नीफाइंग पावर क्या है? मैग्नीफाइंग पावर, मैग्नीफाइंग पावर जिसको दूसरा हम नाम देते हैं एंगुलर मैग्निफिकेशन। एंगुलर मैग्निफिकेशन ये क्या है? इसको सिंबल हम देते हैं कैपिटल एम। दिस इज रेशियो ऑफ एंगल सबटेंडेड एट आई ऑफ ऑब्जर्वर बाय फाइनल इमेज। एंगल सबटेंडेड एट आई ऑफ ऑब्जर्वर by final image to the angle subtended at I, angle subtended at I by an object kept at LDDV and viewed directly। डायरेक्टली मतलब बिना मैग्नीफाइंग ग्लास के देखा। सर कैमरा। and viewed directly। ठीक है। So we have defined a term called magnifying power, जिसका दूसरा नाम एंगुलर मैग्निफिकेशन भी है। This is defined as angle subtended at eye of observer by final image। इस डायग्राम में वो एंगल है ये बीटा, divided by angle subtended at eye by an object kept at LDDB and viewed directly। अनएडेड आई से जो देखा जाता है, अब लेंस नहीं बीच में रखा हुआ, मैग्नीफाइंग ग्लास या सिंपल माइक्रोस्कोप नहीं रखा हुआ। मैथमेटिकली दिस बिकम्स m is equal to beta by alpha। Actually we are all doing the things in paraxial approximation। So for paraxial rays and small angles, paraxial rays and small aperture, you may write m as जो कि बीटा बाय अल्फा है, उसको tan बीटा बाय tan अल्फा भी लिख सकते हैं। इसके बाद हम डेरिवेशन करके मैग्नीफाइंग पावर को कैपिटल डी यानी कि लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन और फोकल लेंथ की टर्म्स में डिराइव कर लेते हैं। क्या आपको मैग्नीफाइंग पावर का डेफिनेशन समझ में आया? बोलो बच्चों। स्टूडेंट्स मेरी आवाज आ रही है? यस सर। यस सर। तो ये हमारे पास बीटा बाय अल्फा आने वाला है। ठीक, इसलिए मैं tan बीटा बाय tan अल्फा भी लिख सकता हूं। अब मुझे दोनों मोड्स में मैग्नीफाइंग पावर का एक्सप्रेशन डिराइव करना है, एलडीडीवी मोड में भी और नॉर्मल एडजस्टमेंट मोड में भी। प्लीज आप ये बात ध्यान रखिए कि बीटा बाय अल्फा है क्या चीज। सर कैमरा।